की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर सेकंड है और ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड की क्लास 12th की है, जिसमें लास्ट टाइम हमने ये पढ़ाया था 16 महाजनपद के बारे में। आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जिन स्टूडेंट्स का डाउट था उसको क्लियर कराते हुए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य ने अपने पूरे साम्राज्य को 16 महाजनपदों में डिवाइड कर रखा था और जैसे कि आज भी होता है, इन 16 के महाजनपद जो थे इनकी किलेबंदी की गई थी अधिकतर की। दूसरी बात, इनकी राजधानी हुआ करती थी। तीसरी बात, इन पे अधिकतर कोई ना कोई शासन किया करता था। जब हम बात करते हैं तो 16 के 16 महाजनपदों की बात नहीं करते, बट हमको याद जरूर रखना है कि 16 के 16 महाजनपद हमारे कौन कौन से हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो बार बार आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही आता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में मगध जो है उसके सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो मगध के बारे में सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो मगध महाजनपद था वो आधुनिक बिहार यानी वर्तमान समय में जो बिहार है उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया था कब? चौथी शताब्दी में। आपसे एक नंबर में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि मगध जो है वो किस शताब्दी में सबसे अधिक ताकतवर बना था? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या है? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, इसका मतलब है कि सन 400 से 300 ईसा पूर्व के बीच की बात हो रही है। सन 400 से 300 ईसा पूर्व के बीच की बात हो रही है। आधुनिक इतिहासकार अब मगध के शक्तिशाली होने के कई सारे कारण बताते हैं। कोई एक कारण नहीं है मगध जिसकी वजह से 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर बना। सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि मगध जो है इस क्षेत्र में जो खेती की जो भूमि थी, खेती की जो भूमि थी ये खास तौर पर बहुत अच्छी थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ ज्यादा होने की वजह से राजाओं को टैक्स ज्यादा मिलता था, जिसकी वजह से ताकतवर थी। पहला कारण तो ये बताया गया है। दूसरा कारण क्या बताया गया है कि भाई आपको पता है बिहार जो है, बिहार के साथ ही एक राज्य पहले जुड़ा हुआ करता था जिसका नाम था झारखंड। झारखंड क्या नाम है? झारखंड। इस झारखंड में बहुत सारी खानें हैं, कोयले की, लोहे की। तो यहाँ पर बिहार के अंदर पहले तो बिहार के साथ ही था, अब सन 2000 में अलग हुआ है ना ये, अभी 24 साल पहले, लेकिन इससे पहले तो ये शुरू से ही बिहार का पार्ट रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुत पहले की। तो बिहार के साथ ही था और वहां पर लोहे की खानें थी। उन लोहे का उपयोग जो है वो किस चीज के लिए करते थे? लोहे का उपयोग बेसिकली हथियार बनाने के लिए करते थे। तो वेपन्स वगैरह बड़ी मजबूत हो जाते थे, दूसरों को बेच देते थे सामान, उससे भी पैसा मिल जाता था इनको, हथियार वगैरह इनके आसान बन जाते थे। तीसरा रीजन है इनके आसपास जंगल बहुत था और उन जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। और ये हाथी जो है वो सेना, आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेना के अंदर रहते थे और विरोधी देश की जो सेना होती थी उसको कुचलने का काम करते थे। चौथी बात, गंगा नदी और इसके सहायक नदियों से सामान आता जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नदी का उपयोग करते थे सामान को लाने और ले जाने के लिए। इससे क्या होता था? आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता था। अगली बात, जैन और बौद्ध धर्म मगध से ही जुड़े हुए थे, नहीं इस क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। एक रीजन ये भी है इसके ताकतवर होने का। ये पांचवा रीजन हो गया। छठा रीजन, कई सारे राजा थे जो ताकतवर राजा थे जिन्होंने यहीं से राज किया। इसमें कौन कौन से राजा थे? एक तो है बिंबिसार, दूसरे नंबर पे अजातशत्रु और तीसरे नंबर पे महापद्मनंद। ये तीनों राजा का नाम आप सभी को याद रखना है। इन सभी शासकों ने यहीं से राज किया। उनकी मंत्रियों की जो नीति है यहाँ पर अच्छे से लागू हुई। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी राज्य अगर ताकतवर है तो उसका जो राजा है उसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर राजा ही निठल्ला होगा तो राज्य कभी ताकतवर नहीं बनेगा। लेकिन राजा ताकतवर है, राजा संयोगी है, राजा समझदार है, तो वो साम्राज्य जरूर ही ताकतवर बनेगा। इसका उत्तर आपको यहीं तक लिखना था। अब नीचे जो क्वेश्चन बनेगा ये थोड़ा सा अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक जो है महाजनपद की एक राजधानी होती थी, ऐसी मगध जो था इसकी एक राजधानी थी जिसका नाम राजगाह था। क्या नाम था? राजगाह। आपको राजगाह शब्द और राजगीर शब्द और राजगृह शब्द ये एक ही बात है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। जो आधुनिक बिहार में राजगीर, राजगीर जो आज के ज़माने में यूज होता है, ये एक प्राकृतिक नाम है, प्राकृत भाषा का है। और ये राजगाह शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता था। ये बेसिकली मगध की क्या थी? राजधानी थी। मगध की क्या थी? आगे चल के क्या किया गया कि भाई इसका नाम बदल दिया गया, राजगाह को एक किलेबंद शहर बना दिया और 14वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया गया। इस पाटलिपुत्र को पटना पटना भी कहते हैं। ये भी याद रखना है, राजगाह जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? राजा का घर, राजा का।
ये इसका मीनिंग होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये गंगा नदी के तट पर था, तो यहाँ से सामान आना जाना आसानी से हो जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और इसको कंटिन्यू हम अब आगे करेंगे। इसके अंदर क्या है कि एक आरंभिक साम्राज्य है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आरंभिक साम्राज्य। कौन सा था आरंभिक साम्राज्य? किसकी बात कर रहे हैं हम? अब मौर्य की बात करेंगे। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। ठीक है भाई, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आता है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, मौर्य वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो आप बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक का मतलब होता है सबसे पहला राजा। मौर्य वंश का सबसे पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी स्थापना कब तक हुई? लगभग लगभग आप कहोगे 321 ईसा पूर्व में हुई थी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व में। किस पर्सन ने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके वंश की स्थापना करी है? मौर्य वंश की। मौर्य वंश की राज। अब याद रखना, ये मौर्य वंश ऐसा नहीं कि छोटा सा था। मौर्य वंश जो इनका साम्राज्य था बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान भी आता था उस समय, बलूचिस्तान भी आता था। मैप दिखाया गया आपकी बुक के अंदर, देखो ये जितना बड़ा आपको ये मैप दिख रहा है, इधर का रीजन, ये भी आता था, ये क्षेत्र भी आता था मौर्य साम्राज्य में। ये पूरा मौर्य। आज के ज़माने में तो भारत की सीमा ऐसे ख़त्म हो जाती है, ऐसे करके कुछ इस तरीके की बन जाती है, ऐसे करके ऐसे बन जाती है ना। लेकिन आप देखोगे कि आपको ये जो रीजन दिख रहा है, ये पूरा रीजन, ये क्षेत्र जो है, ये मौर्य साम्राज्य का ही पार्ट हुआ करता। ये सारा का सारा मौर्य साम्राज्य का ही पार्ट हुआ करता। ठीक है भाई। अब इसमें पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो अशोक था। कौन था? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? अब ये खास क्यों था? तो इसने दो दो कारणों से खास था। सबसे पहली बात तो खास राजा इसलिए था क्योंकि इसने कलिंग के राजा को हराया था। कलिंग जो है वो उड़ीसा के राजा को, उड़ीसा जो क्षेत्र था उसको कलिंग कहते थे, और उड़ीसा के राजा को इसने क्या किया? हराया। उस पर विजय प्राप्त कर ली। उस पर क्या कर ली इसने? विजय प्राप्त कर ली। बोलो मेरी बात समझ में आई? उसने क्या किया? उड़ीसा का जो शासक था उस पर क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर ली। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या? मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं। तो मौर्य वंश जो है, इसके बारे में जानकारी के हमारे पास क्या क्या स्रोत है। जैसे हमें कैसे पता चला कि मौर्य वंश जो है इस टाइम स्थापना हुआ, ये राज था, ये सबसे फेमस था, कैसे जानकारी मिल रही है? मौर्य पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क्स में आता है। 4 मार्क्स में आता है, पक्का क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन में से एक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इसमें से ये क्वेश्चन ज्यादातर होता ही है। तो मौर्य 4 नंबर का आता है। 4 पॉइंट तो याद रखने। सबसे पहले मौर्य वंश के जानकारी के लिए सबसे पहला स्रोत है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आया था राजदूत, इसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत था, और ये कहाँ से आया था? यूनान से आया था। क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज नाम था। क्या नाम था? इसने एक बुक लिखी। इसने क्या करी? बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका नाम की बुक लिखी, इंडिका। ये इंडिका नाम की जो बुक है, ये अगर आज हम पढ़ते हैं तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। आप कैसे लिखेंगे? मौर्य साम्राज्य की जानकारी का सबसे पहला स्रोत लिख दिया मेगास्थनीज का इंडिका, जिसका आगे एरो बनाया और लिखा मेगास्थनीज। क्या लिखेंगे आप? मेगास्थनीज, जो कि एक यूनानी राजदूत था, और जब वो भारत में आया तो उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसे अपनी बुक के अंदर लिख दिया, जिसका नाम था इंडिका। आज के ज़माने में जब हम उस बुक को पढ़ते हैं तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। पहले नंबर पे पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम बताएंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य नाम कह दो, चाणक्य नाम कह दो, और एक और नाम था जिसका नाम है विष्णुगुप्त। तीनों नाम इसी के ही हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम इसी के हैं। तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों नाम इसी के हैं। ये क्या था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। क्या था? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को वैसे आगे पढ़ाया भी होगा और बताया भी होगा कि मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो राजा है, वो तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन चाणक्य की भी भूमिका थी। क्योंकि क्या हुआ था, चाणक्य को मगध से अपमानित करके नंद राजाओं ने हरा, नंद राजाओं ने वहाँ पर, जब नंद राजाओं का शासन था तो नंद राजाओं ने अपमानित करके निकाला था, अपमान करके। और जब चाणक्य गए थे वहां से तो उन्होंने एक बात कही थी
कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। आगे चलकर उन्होंने देखा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, खेलते हुए देखा और उन्होंने इनके माता पिता से बात करी और उसको अपने साथ ले गए। उसे युद्ध कला, उसे राजपाट, शासन वासन सब कुछ सिखाया और उसके बाद नंद राजाओं के खिलाफ उसे युद्ध भी करवाया और नंद राजाओं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। इस तरीके से नंद वंश का खात्मा करवाए चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य का क्या था, शिष्य था। तो चाणक्य ने क्या किया कि भाई जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई, क्योंकि चाणक्य होता नहीं तो मौर्य साम्राज्य बनता नहीं, क्योंकि उसी ने तो चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। तो चाणक्य जो है इसको क्या किया गया, ध्यान से सुनना है, इसको महामंत्री बना दिया। महामंत्री, इसने एक बुक लिखी। जैसे आज के जमाने में हमारे देश का पूरा संविधान के अनुसार शासन चलता है ना, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासन चलाने के लिए चाणक्य ने क्या किया, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? आज के जमाने में तो अर्थशास्त्र हम कुछ और को कहते हैं, लेकिन पहले जमाने में अर्थशास्त्र का मतलब, अर्थ का मतलब होता था भूमि और शास्त्र का मतलब उसको चलाने की विद्या। यानी जो चाणक्य थे उन्होंने क्या किया कि शासन कैसे होना चाहिए, शासन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम इन्होंने रख दिया अर्थशास्त्र। ठीक है भाई। दो, अब आज के जमाने में जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है मौर्य साम्राज्य कैसे शासन चलता था, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या होता था। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है। पहले नंबर पे क्या बताया, मेगास्थनीज का इंडिका। दूसरे नंबर पे क्या बताया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरे नंबर पे जैन और बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं, जैन और बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं, यानी जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भी हमको पता चल जाता है मौर्य साम्राज्य की जानकारी। जैसे मैंने बताया था, बुद्ध के ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं ना, बौद्ध ग्रंथ, तो हमको बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या मिलता है, अशोक। सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या मिलता है, अशोक। तो बुद्ध धर्म की जो ग्रंथ है उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल गई। बोलो आएगी मेरी बात समझ में या नहीं आएगी? इसके बाद में बहुत सारे राजा ऐसे भी थे, जैसे अशोक था या और भी राजा थे, उन्होंने अभिलेख जारी करवाए। क्या जारी करवाए? अभिलेख क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अभिलेख पत्थरों पे लिखवाए जाते थे, जिसपे राजा ज्यादातर अपने आदेश लिखवाता था, नए कानून लिखवाता था, या फिर कुछ घोषणाएं जो करी जाती है उसके द्वारा वो लिखवाता था। तो अगर आज के जमाने में हम उन अभिलेखों को पढ़ते हैं तो भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। बोलो समझ में आ गई मेरी बात, आया ना? अगला है अशोक का धम। अशोक का धम जब हम पढ़ते हैं तो इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल जाती है। अशोक के बारे में मैं आपको एक खास बात बता दूं, अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, लेकिन कलिंग का जब युद्ध लड़ा तो इसने उस युद्ध के अंदर खून खराबा देखा, हिंसा देखी, और उसके बाद से इसने प्रण ले लिया कि दोबारा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इसने खुद जाकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में जाने के बाद में राजा अहिंसक हो जाता है। कैसा हो जाता है? आप अहिंसक हो गए, लेकिन आपका दुश्मन थोड़ी, आपका दुश्मन तो आज भी हथियार लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है कब मौका मिलेगा मुझे और कब मैं चौका मारूंगा, कब मैं उस पर हमला करूंगा। तो मौर्य साम्राज्य के अंत का कारण अशोक भी रहता है, माना जाता है अशोक की नीतियां, क्योंकि अशोक ने खुद ही बुद्ध धर्म को अपना लिया और बुद्ध धर्म में लड़ाई झगड़ा मनाए, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा क्या है, बिल्कुल मनाए। इसीलिए ध्यान रखना है आप सभी को, खुद उसने बुद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए बुद्ध धर्म के राजा, बुद्ध धर्म के जो भी लोग थे, उन्होंने अशोक को अच्छा राजा बताया कि अशोक अच्छा राजा है। अशोक अच्छा राजा क्यों है? क्योंकि अशोक ने क्या किया, बुद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, आगे बात समझ में। उसने खुद तो बुद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन अपनी प्रजा के लिए धम्म की नीति अपनाई। धम्म की नीति का मतलब है, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों की सारी बातें आपको फॉलो करनी है। ब्राह्मणों का विरोध कर रहा था, उन्होंने कहा बड़ों के प्रति सम्मान करो, सबके साथ आदर का व्यवहार करो, ये ही धम्म है। चोरी नहीं करो, हिंसा ना करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, किसी के साथ क्रूर व्यवहार ना करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको धम्म की प्राप्ति हो जाएगी। अशोक द्वारा चलाई गई एक नीति थी, जिस नीति को धम्म की नीति बोलते। अब बात आ रही है मौर्य प्रशासन की। ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, पर में पूछा जाता है मौर्य का प्रशासन कैसा चलता था। कॉलेज में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आने का मतलब है बच्चे उसमें 8-8 पेजेस लिखते हैं केवल एक आंसर में। कॉलेज के अंदर हम जैसे बच्चे जब हम पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, तो 8-8 पेज का आंसर लिखते थे, एक आंसर बोलो। 20 नंबर का आता है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन करने होते थे। 3 घंटे में केवल 5 ही क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन तो आधे घंटे तक लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है नहीं?
यहाँ पर देखो आते तो 10 है लेकिन करने 5 ही होते थे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य के प्रशासन। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है राजपाट, कैसे संभालते थे वो राजपाट, कैसे पूरा शासन होता था। तो इन्होंने 5 केंद्र बना रखे थे, 5 महाजनपद थे। 5 कितने? 5 महाजनपद थे जिनको इन्होंने केंद्र बना रखा था। क्या बना रखा था? पहले नंबर पे इनकी राजधानी खुद पाटलिपुत्र, और 4 थे अलग अलग कोनों पे। एक तो खुद राजधानी हो गई बीच में, और 4 थे अलग अलग कोनों पे, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी कर्नाटक में, उज्जैनी जो है मध्य प्रदेश में। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया भी गया इस वाले मैप। उज्जैनी कहाँ पर है? मगध यहाँ पर है। स्वर्णगिरी नीचे है यहाँ पर अस्मक के पास में, स्वर्णगिरी यहाँ पर था। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इसको क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। समझ में आएगी मेरी बात? यहाँ पर देख लो, इसमें दिया गया है। कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। आपको इन जगहों के नाम याद रखना है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। ये वो क्षेत्र थे जहां से इनका प्रशासन चलाया जाता था। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें, यानी अशोक जो है, अशोक ने सबसे ज्यादा, आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश में किस राजा ने सबसे ज्यादा अभिलेख जारी किए? सबसे ज्यादा अभिलेख, मैक्सिमम मैक्सिमम अभिलेख किसके मिले? अशोक। कैसे पता चला? सभी अभिलेखों पे नाम किसका लिखा है, इसीलिए सबने मान लिया कि भाई अशोक ने सबसे ज्यादा अभिलेख। और ज्यादातर अभिलेख हमें कहाँ से मिले? पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तर प्रांत, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, इन सब क्षेत्रों से जो हमको ज्यादातर क्या मिले? अभिलेख मिले। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको संभालने के लिए इन्होंने क्या किया है? अलग अलग केंद्र बनाए थे। देखो इन्हीं केंद्रों के बारे में बताया गया, जैसे अफगानिस्तान के आसपास को संभालने के लिए वहां का जिम्मेदारी अलग थी। उज्जैनी, तक्षशिला, ये दोनों दूरी दूरी पे स्थित थे। स्वर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़, ध्यान रखना है गिरी का मतलब पर्वत होता है, आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। और स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना, सोने का पर्वत। कहाँ पर माना जाता था कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में सोने की खानें मिलती थी। वहां पर ये बेसिकली क्या करते थे, उस स्टेट में क्या करते थे? सोना को निकालते थे। आगे मेरी बात समझ में आए ना? अब जैसे यहाँ पर बताया गया है, राजधानी में, राजधानी तक, अब फॉर एग्जाम्पल कुछ तो व्यापारिक मार्ग पे थे और कुछ केंद्र बीच बीच में थे। तो राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह या कई महीने का समय लगता होगा, क्योंकि आपने जब छठा चैप्टर भी पढ़ा है, जैसे पुराने बच्चे जो होंगे हमारे, और वो यात्रियों के नजरिए पढ़ा होगा उन्होंने, उन्होंने पढ़ा था सिंध से अगर दिल्ली आना हो, सिंध से दिल्ली आना हो तो 50 डेज का टाइम लगता था, 50 दिन। मुल्तान से दिल्ली आना हो तो 40 दिन लगेगा, आने में इतना समय लगता था। तो सीधी सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई सप्ताह या कई महीने का समय लगता था। इससे ये पता चलता है कि यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी इनको करनी पड़ती होगी। इतना बड़ा साम्राज्य था, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसके लिए रहने खाने इन सब की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब सीधी सी बात है, स्पष्ट होता है कि सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम रहेगी। और सुरक्षा कैसे होती थी? सैनिकों के माध्यम से। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था जो कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने जो कुछ भी देखा अपनी एक बुक में लिख दी जिसका नाम है इंडिका। अब इंडिका बुक के अंदर हमें पता चलता है सैनिकों को संभालने के लिए इन्होंने 6 उप समितियां बना रखी थी। यानी इन्होंने एक पूरी कमेटी बनाई, भाई सैनिकों को संभालना है। सैनिकों को संभालना मतलब, सैनिकों को संभालने का मतलब है सैनिकों के अलग अलग काम होते हैं। तो उसके लिए खाने की व्यवस्था, उसके लिए हथियारों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए चिकित्सा यानी इलाज की व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्था होती है। भाई सैनिकों को परिवहन की व्यवस्था, चाहे वो खाना लाना हो, हथियार बनाना हो, चिकित्सा लाना हो। तो सीधी सी बात है कि भाई ऐसी 6 समितियां बनाई गई थी, और 6 समितियों का काम अलग अलग था। जैसे कोई पानी वाली सेना होती है जिसको बोलते हैं नौसेना,
कोई नौसेना का काम संभालता था, कोई सैनिकों के यातायात की व्यवस्था करता था, कोई उनके खाने पीने की व्यवस्था करता था, कोई पैदल चल रहे सैनिकों का संचालन करता था, कोई घोड़े पे चल रहे सैनिकों के लिए होता था, कोई रथ के लिए होता था, कोई हाथी सेना के लिए होता था। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग क्या कर रखे थे, ग्रुप्स बना रखे थे, और उन ग्रुप्स को काम दे दिया गया था कि आपको इन सैनिकों के लिए ये काम करना है। अगली बात समझ में। और अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली ले जाना होता था, तो उस समय कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, वो बैलगाड़ियों के ऊपर ही क्या करते थे, सामान को रखते थे, और सामान उसके थ्रू आगे क्या करता था, जाता था। आगे बात समझ में। तो ये पेपर में आता है क्वेश्चन, अगर अब आए तो अब आप इसको छोड़ना नहीं, अब इसको कर लेना। मौर्य साम्राज्य जरूरी क्यों था, क्यों महत्वपूर्ण था, इसके बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, महत्वपूर्ण था तभी तो पढ़ाया जाता है। सबसे पहली बात तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास में एक प्रमुख काल माना गया है, और इस समय भारत ब्रिटिश के अधीन औपनिवेशिक देश था। मौर्य साम्राज्य जो है वो क्या है, एक खास काल माना जाता है, और जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस बीच में मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी हमको मिली है, और उन सब जानकारी को जब हमें मिली ना, मौर्य साम्राज्य की जानकारी को, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो भाई आगे पिछले टाइम में काफी ज्यादा डेवलप थे, पिछले टाइम में काफी ज्यादा विकसित थे। अरे मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है जो पेपर में आया आपके। अब यहाँ पर नवीन धर्म के बारे में बात करेंगे, राज्य और नवीन धर्म। एक है सरदार, एक है सरदारी। देखो क्या होता है, दक्षिण भारत में कुछ तमिलकम क्षेत्र थे, तमिलकम का मतलब तीन क्षेत्र है, तमिलकम मतलब तीन क्षेत्र, एक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा केरल का, इनको तमिलकम कहते हैं। तमिलकम आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तमिलकम किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, तमिलकम जो है उसके अंतर्गत तीन क्षेत्र आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ हिस्सा। और इन तीन तमिलकम क्षेत्रों पे तीन वंशों ने राज किया है, पहले का नाम चोल, दूसरे का नाम चेर और तीसरे का नाम पांड्य। इन तीनों राजाओं ने क्या किया है, यहाँ पर राज किया है, और इस तरीके से यहाँ पर सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियों का उदय होने का मतलब है सरदार आगे बन आते हैं। सरदारी बेसिकली एक मुखिया है। सरदार कौन है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सरदार कौन है तो आप क्या बोलोगे, मुखिया। कि भाई इनके राज्य बहुत समृद्ध थे, मतलब बहुत ताकतवर थे। तो यहाँ पर बताया गया है सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था, जैसे मेरे पिता सरदार थे तो मैं भी सरदार बन सकता हूँ। और ज्यादातर उसके सपोर्ट में कौन होते थे, उनकी खानदान के लोग ही होते थे। ठीक है भाई, सरदार का कार्य था कि अनुष्ठानों का संचालन करना, जो भी काम हो रहा है उस अनुष्ठानों का क्या करना है, संचालन। युद्ध के समय में सैनिकों का निर्वाह करना, विवाद हो गया किसी बात को लेकर, लड़ाई झगड़े हो गए तो उस विवाद को सुलझा देना, ये भी याद रखना है। और वह अपने से जो छोटे लोग थे उनसे भेंट भी राजा क्या करता था, दिया करता था। यानी क्या क्या काम कर रहा है सरदार, अनुष्ठानों का संचालन कर रहा है, युद्ध का संचालन कर रहा है, और यदि कोई विवाद है तो उन विवादों को भी सुलझा रहा है। ठीक है। अब पेपर में बहुत बार आता है संगम साहित्य के बारे में, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगम साहित्य किसे कहते हैं। संगम साहित्य का मतलब आप बोलोगे कि भाई दक्षिण भारत की जानकारी का स्रोत, दक्षिण भारत की जानकारी का स्रोत है। दक्षिण भारत का इतिहास जानना हो, जैसे आप भारत को देखोगे तो मोटे तौर पे हम दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तर भारत, जो उत्तर भारत है किस तरीके से चित्र बनता है, आप दिखा देते हैं एक सेकंड। तो ये हमारा प्यारा भारत, इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं बीच में से, यहाँ से ऊपर की तरफ जो होता है ये उत्तर भारत होता है, ऐसे भी देख सकते हो आप, ऊपर की तरफ उत्तर भारत होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण भारत होता है। तो दक्षिण भारत की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। अगर उत्तर भारत की जानकारी चाहिए आपको तो आप, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, आप क्या पढ़ लो, आप वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, अल्प पुराण, महापुराण, उसके अलावा रामायण, महाभारत, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो उत्तर भारत का इतिहास बताती है। लेकिन रामायण, महाभारत ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं
जो उत्तर भारत का इतिहास हमें बताएगी। लेकिन दक्षिण भारत का अगर हमको जानकारी चाहिए तो दक्षिण भारत का केवल एक ही जानकारी का स्रोत है, उसका नाम है संगम साहित्य। संगम साहित्य, क्या नाम है? संगम साहित्य। ध्यान रखना आप सभी को। इसी में हमको सरकार के बारे में विवरण मिलता है। कई सरदार ऐसे थे जो लंबी दूरी का व्यापार जो करने वाले लोग थे, उनको आश्वासन देते थे और उनका फायदा उनको मिलता था कि लंबी दूरी तक अगर वो पर्सन मेरी सुरक्षा में जाएगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी होता था। अब यहाँ पर कुछ आएंगे, इंपॉर्टेंट बात है। अब आएगा सातवाहन। सातवाहन क्या है? सातवाहन भी एक वंश है, जैसे मौर्य वंश है ऐसे सातवाहन भी वंश है। सातवाहन कहाँ के शासक थे? आंध्र प्रदेश के। सात सातवाहन बेसिकली कहाँ के शासक है? आंध्र प्रदेश के। सातवाहन कहाँ के शासक हैं? आंध्र प्रदेश के। और इस सातवाहन में सबसे खास शासक का नाम है गौतमी पुत्र। क्या कर रहा है? गौतमी पुत्र। कई बार सतकर्णी और सातकर्णी भी लिखा होता है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम है, याद रखना है आप सभी को। ये वो शासक था जो क्षत्रिय नहीं था। पहले क्या होता था? वही राजा केवल बनता था जो क्षत्रिय होता था, लेकिन ये क्षत्रिय राजा नहीं था, ये वैश्य कुल से पैदा हुआ। लेकिन फिर भी क्या हुआ? ये बना। अगली बात समझ में। इसके अलावा कई सारे और भी लोग थे जो बाहर के थे, यानी भारत के नहीं थे, लेकिन परंतु वो भी फिर भी यहाँ के शासक बन गए। कैसे शासक बन गए? वो पहले आए और यहाँ पर बसे, धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ प्रभावित किया और धीरे धीरे उन पर राज करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई। अब एक शासक के बारे में आएगा जिनका नाम है कुषाण। कुषाण राजाओं को दो प्रोस्पेक्टिव में याद रखना है। पहला है दैविक राजा का सिद्धांत। दैविक राजा का सिद्धांत। दैविक राजा का सिद्धांत क्या कहता है? दैविक राजा का सिद्धांत ये कहता है कि जो राजा है ना, उस पर देवी देवता की खास कृपा है। जो राजा है उस पर देवी देवता की खास कृपा है, यानी उसके द्वारा बोली गई बातें जो है वो देवताओं के लिए ही बोली गई हैं या देवताओं के द्वारा बोली गई, ऐसा उन लोगों को मानना होता है। इसीलिए वो अपने आप को देवों के समान बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुषाण राजा जो कि लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के थे, इन्होंने क्या किया? अपने नाम के साथ में स्वर्गपुत्र लगाया। क्या लगाया? स्वर्गपुत्र। और दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं जिनके नाम है चीनी शासक। चीन के शासक, चीन के राजा। चीन के राजा ने भी, चीन के शासकों ने भी क्या किया? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, ठीक है भाई, देवपुत्र लगाया। कुषाणों ने देवपुत्र लगाया और चीन वालों ने स्वर्गपुत्र लगाया था। कुषाण ने देवपुत्र लगाया। देवपुत्र का मतलब क्या होता है? देवताओं का वो पुत्र, देवताओं के द्वारा। स्वर्गपुत्र का मतलब स्वर्गपुत्र। और ये चीनी लोगों ने लगाया था स्वर्गपुत्र, याद रखना है आप सभी को। ठीक है भाई। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे फैलने लगा। जब मौर्य वंश कमजोर हो गया तो गुप्त राज्य आया और गुप्त राज्य धीरे धीरे ताकतवर बन गया। बन गया। मैंने आपको बताया था गुप्त राजा पहले राजा थे जिन्होंने सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाए थे। और वैसे जनरली पूछे कि सोने के सिक्के किसने पहले चलाए, तो कुषाण ने। लेकिन कुषाण के सिक्के की जो क्वालिटी थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। उससे अच्छी क्वालिटी किसकी है आप बोलोगे? उनकी, चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य में सबसे, आज के ज़माने में सबसे मतलब अच्छा, सबसे अच्छा सोने का सिक्का इस टाइम पे चला, जो उसका वेट भी बढ़िया था, खाने में भी ठीक था। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी, कुषाण की, तो कुषाणों के टाइम पे सोने का सिक्का तो चलता था, परंतु उसका वेट का कुछ ज़्यादा कम नहीं था, सबसे अच्छी कंडीशन में नहीं पाया गया हमको। ठीक है। इसके साथ साथ इनमें से कई सामंत राज्यों पर निर्भर करते थे और अपना निर्वाह जो है संसाधनों द्वारा करते थे, यानी राजाओं पे निर्भर रहते थे। जैसे सैनिक है, सैनिक अपने वेतन के लिए किस पे निर्भर रहेगा? राजा पे। लेकिन राजा उसको वेतन ना दे तो क्या होगा? वो आक्रोश करेगा, वो आने वाले टाइम पे लगता है काम भी ना करे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस तरीके से जो सैनिक सहायता भी क्या करते थे? वो करते थे। आगे बात समझ में? कोई समस्या? तो सिक्कों के एग्जाम्पल दिखाए गए, राजाओं को किस किस प्रकार से दर्शाया जाता है। गुप्त शासकों का इतिहास, साहित्य, सिक्के, अभिलेख,
सहायता करती है गुप्त साम्राज्य की जानकारी के, और उनके द्वारा कई सारे कवि भी थे। उस टाइम पे क्या थे, कई सारे कवि थे। कवि का मतलब समझते हो, पोइट। और उन पोइट ने क्या किया, अपनी रचनाएं लिखी थी। जैसे कई सारे कवि रहे, अभी आगे नाम आएगा, हर्षचरित्र नाम आएगा, बाण भट्ट नाम आएगा। उन राजाओं ने क्या किया भाई, उन राजाओं ने इन कवियों को रखा था उस समय के, और वो कवि क्या करते थे, जैसा भी उनको लगता था समाज में हो रहा है, उनको अपनी बुक में वो बयां कर देते। आगे बात समझ में कि नहीं आई? नो, हाँ या ना? अब देखो, इसमें आगे बताया गया है राजा की छवि के बारे में, कि जनता राजा की छवि के बारे में क्या सोचती थी। जैसे कि मैंने बताया, आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से रामायण से देख सकते हो। रामायण जब आप देखते हो तो उसके अंदर लास्ट में क्या पता चलता है, जब सीता मैया को भगवान राम जीत कर छुड़ा कर ले आते हैं रावण के यहाँ से, तो वो राजमहल आ जाती है, लेकिन वो अपना भेष बदलकर, अपना रूप बदलकर प्रजा के बीच में ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रजा मेरे बारे में आखिर क्या सोचती है। वो जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो देखते हैं कि प्रजा उनके बारे में ये बात कर रही होती है कि भाई बताओ, इतना बड़ा राजा, उसकी पत्नी इतने वर्षों तक वो क्या नाम है, दूसरे पराये पुरुष के यहाँ पर रही, और उसने बताओ अपने घर में उसको रख लिया। इस तरीके से लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो भगवान राम को उस समय लगता है कि शायद अगर मैं खुद ही ऐसा करूंगा, प्रजा भी ये बात बोलती है कि अगर बताओ राजा ही ऐसा करेगा तो ऐसे तो हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचेंगी। तो इस तरीके से जो सीता मैया होती है वो दोबारा से वनों में रहने के लिए चली जाती है। वहीं पर ही उन्होंने अपने दोनों बेटे लव कुश को जन्म दिया। तो यहाँ पर उदाहरण मैं आपको ये इसलिए दे रहा था कि जनता राजा के बारे में क्या सोचती है। तो यहाँ पर एक बार ऐसा ही होता है, इसमें बताया गया है कि राजा के बारे में जनता प्रजा क्या सोचती थी, ये स्वाभाविक सी बात है। अभिलेखों के अंदर हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन साधारण जनता द्वारा राजा के बारे में, यानी एक नॉर्मल जनता जो है राजा के बारे में अपने कम ही विवरण मिले। फिर भी इतिहासकारों ने ये जानने की कोशिश करी है। तो उदाहरण मिलते हैं हमें जातक कथाओं पर। कहाँ पर उदाहरण मिलता है? जातक कथाओं पर, पंचतंत्र की कथाओं पर हमें राजाओं का विवरण, मतलब राजाओं के बारे में पब्लिक क्या सोचती है। हम इतिहास में जितना कुछ भी लिखते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, वो तो राजा के द्वारा छोड़ा गया है, वो तो जानकारी। अब कोई अपने बारे में बुरा भला लिखवाता है, तुम बताओ? कोई नहीं। तो राजा अपने बारे में बुरा लिखवाएगा नहीं। तो इसके अलावा पब्लिक राजा के बारे में क्या सोचती है, तो पब्लिक की राय से ही पता चलेगी ना। तो हमें ये जातक और पंचतंत्र की कहानियों से राजा के बारे में पता चलता है। अगर आपसे पूछे कोई राजा की छवि के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो आप क्या बोलोगे? जातक और पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उससे हमें पता चलता है। ठीक है भाई। इनमें से अनेक कथाओं के मौखिक, यानी जो मुंह से बोले जाते थे, वो कहानियां हैं किस्सों में, जैसे दादी माँ सुनाती थी। और ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जो लिखित रूप में भी हैं और पहली शताब्दी की हैं। और ये बेसिकली किस भाषा में? जातक कथाएं किस भाषा में? याद रखना है, पाली भाषा में। किस भाषा में? जैसे कि एग्जाम्पल आया है ना, गंत गंत सिंधु नामक एक जातक कहानी है। इसमें बताया गया है कि एक कुटिल राजा था। कुटिल राजा मतलब एक अच्छा राजा नहीं था, और प्रजा उससे बहुत दुखी रहती थी। प्रजा उसकी क्या थी? दुखी। इन लोगों में दुखी कौन कौन थे? वृद्ध महिलाएं दुखी थी, पुरुष भी दुखी थे, किसान भी दुखी थे, पशुपालक भी दुखी थे, ग्रामीण के बच्चे बालक वो भी दुखी थे, जानवर भी बहुत दुखी थे राजा से। बोलोगे भैया राजा से जानवर क्यों दुखी था? क्योंकि राजा एक बार क्या करता है, अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में पता लगाने गया कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। तो हर एक सब ने अपने दुखों का कारण जो है वो राजा को बताया। सभी कह रहे थे कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हमारे बच्चे खाना नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए राजा को बुरा भला कहा। अब आप बोलोगे भैया राजा को बुरा क्यों कह रहे सब? उनकी क्या शिकायत थी? उनकी शिकायत ये थी कि रात को तो डकैत आते हैं, उन पे हमला करते हैं, उनका लूट के ले जाते हैं, और दिन के समय राजा के कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी आते हैं, हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं करता। इसीलिए जनता कहती है कि हम दुखी हैं। और राजा की जिम्मेदारी क्या है? जनता की सुरक्षा करना। लेकिन राजा टैक्स वसूल रहा है, चलो ठीक है टैक्स वसूल रहा है, चलो ये भी माना कोई राजा ज्यादा टैक्स वसूलता है, कोई राजा कम टैक्स वसूलता है, लेकिन डकैतों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? राजा की। राजा वो नहीं कर पा रहा। इसीलिए बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए कि भाई अगर राजा के साम्राज्य में रहेंगे ना तो हमें टैक्स देना पड़ेगा और लुटेरे भी आ जाएंगे, बहुत से लोग अपना गांव घर छोड़कर जंगल में जाकर बस गए।
कि ना वहाँ तो राजा के अधिकारी आएंगे, ना वहाँ पर लुटेरे आएंगे, और हमारा टैक्स बच जाएगा। इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा ग्रामीण समाज में उनके संबंध ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे ही थे, संबंध बुरे भी थे। संबंध कैसे थे? अब हम कह सकते हैं ना कि राजा और जनता के बीच में जो संबंध थे वो कैसे थे, जरूरी नहीं कि अच्छे थे। और जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, आपको ये भी पता चल गया। तो भाई ज्यादातर राजा, हर एक राजा है वो हमेशा सोचता था कि उसका राजकोष भर जाए, यानी जो शाही खजाना है राजकोष वो कैसे भरे। और वो कैसे भरेगा, सीधी सी बात है, राजा खुद तो खेत में हल चलाने जाता नहीं है। राजा क्या करता है, टैक्स वसूलता है, व्यापारियों से, किसानों से, राहगीरों से, ऐसे लोगों से टैक्स वसूलता है। और ये खास तौर पर हमें बिल्कुल अजीब घटना दिखाई देती है यहाँ पर। बोलो समझ में आ गई? तो इस संकट से बचने के लिए लोग क्या कर रहे थे, जहाँ तक कहानी में क्या पता चला कि जनता कहाँ जा रहे थे, जनता जंगल में ही भाग जा रही थी ताकि वो कर के बोझ से बच जाए। आगे बात समझ में? कोई समस्या है किसी बच्चे को? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ा देता हूँ, फिर नहीं पढ़ाऊंगा आज की क्लास में आपको, ठीक है? उपज बढ़ाने के तरीके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन। पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी के हल इस्तेमाल करते थे। लोग क्या भैया, अब लोहे के क्या, अब क्या सोने के इस्तेमाल करते नहीं, अभी भी लकड़ी के ही करते हैं, लेकिन उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ गया है। हल को अगर आप देखोगे, अगर आप हल को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो हल होता है ना, इसकी जो नोक होती है, ये पहले पूरी लकड़ी की होती थी। इसके नोक पे नीचे जो जमीन के अंदर डाला जाता है, जिसे बैल खींचते भी हैं, इनको क्या किया गया, लोहे के फाल लगाने लगे, लोहे का कवर लगाने लगे उस पर। इससे क्या होता था, अब ये जमीन को ज्यादा गहराई से खुरचता था, खोदता था, जिससे जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में जाता था। और जमीन में जब वो ज्यादा गहराई में जाने लगा तो ज्यादा खोदने लगा, पौधों की पकड़ ज्यादा अच्छी होने लगी, इससे फसल ज्यादा अच्छी होने लगी। जैसे बताया गया है कि जैसे जहाँ पर गंगा कावेरी नदी है वहां पर तो उपजाऊ भूमि थी, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग खेती बाड़ी कैसे करते थे, वर्षा के ऊपर निर्भर होकर खेती करते थे। और लोहे के जो फाल वाले जो हल होते थे, उनसे जमीन को गहराई से क्या कर लिया जाता था, जोत लिया जाता था। इससे क्या होता था कि जो उपज जो थी वो बढ़ जाती थी। हालांकि किसानों को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन एक उपज बढ़ाने का तरीका क्या था कि साधारण हल की जगह हम किसका प्रयोग करें, लोहे के फाल वाले हल का। उससे क्या होगा, जमीन को वो ज्यादा गहराई से खोदेगा, जमीन को ज्यादा गहराई से वो जोतेगा। लोहे के फाल वाले हलों की वजह से जो फसलों की जो उपज है वो बढ़ने लगी, फसलों की जो उपज है वो क्या होने लगी। और हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में ही हुआ, ऐसा नहीं सब जगह हल का उपयोग होने लगा ना, कुछ ही जगहों पर हलों का उपयोग हुआ। जैसे पंजाब, राजस्थान, इन जमीन पे क्षेत्रों पर लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में हुआ। यानी इससे पहले पंजाब और राजस्थान में लोहे के फल वाले हल वाले इस्तेमाल नहीं होते थे। आगे बात समझ में, कुछ लिमिटेड जगह पे होते थे। लोग खेती करने के लिए कुदाल का उपयोग करते थे, कुदाल का मतलब होता है फावड़ा, उठते थे उससे, फावड़े से। कई जगहों पर उपज बढ़ाने का पहला तरीका क्या बोलोगे आप, साधारण हल की जगह लोहे के फाल वाले हल का उपयोग हुआ। दूसरी बात आप क्या बोलोगे, उपज बढ़ाने के लिए भाई सिंचाई की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता ही है। जगह जगह पर कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए, और कहीं कहीं नहरों का भी निर्माण हुआ। और इससे क्या हो गया, जिन क्षेत्रों में खेती बाड़ी नहीं होती थी उन क्षेत्रों में भी क्या होने लगी, खेती बाड़ी होने लगी। और इससे समुदाय, कई जगहों पर लोगों ने मिलकर इन कामों को किया, कहीं राजाओं ने करवाया। तो व्यक्तिगत तौर पर यानी पर्सनल तालाब कुएं भी लोग बनवाते थे, ताकि उसका उपयोग लोग क्या कर सके, खेती बाड़ी में सिंचाई विचाई का काम करने के लिए कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं रहेगी, बाकी हम अगली क्लास में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।